हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत में नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियां, वहीं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। एक हो जाती है कि हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है। मतलब एक साइड में अगर हम हिमालयी नदियों को रखते हैं, मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों को, वहीं दूसरी तरफ हम लगते हैं प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों को। इनमें मुख्य रूप से क्या अंतर होता है? देखिए, हिमालयी नदियां सदा नीरा होती हैं। इसका मतलब ये है कि इनका जल कभी भी खत्म नहीं होता। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो होती हैं वो मौसमी नदियां होती हैं, मतलब बरसात के समय में इनका जल स्तर बढ़ता है। लेकिन हिमालयी नदी की बात करते हैं तो क्योंकि ग्लेशियर ऊपर से पिघलते जाते हैं, जिसकी वजह से पानी लगातार बहता है, जिसके कारण से हिमालयी नदी सदा नीरा नदियां होती हैं। फिर बात करते हैं पूर्ववर्ती नदी और अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी का मतलब होता है कि वो नदी जो अपने मार्ग पर चल रही है, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। वही हिमालयी नदी की बात करते हैं तो ये अपने साथ साथ दूसरी नदियों को भी लेके चलती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं, मतलब पूरे साल भर बहती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी नदियां होती हैं। बरसात के समय में इनमें जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहीं गर्मी के समय में कुछ नदियों का जल स्तर बहुत ज्यादा कम हो जाता है और नदियां सूख भी जाती हैं। बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि ना नर्मदा नदी, ना गोदावरी नदी, ना कावेरी, ना कृष्णा, कोई भी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। हाँ, हमने ये चीज देखी थी कि नर्मदा जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदी और हिमालयी नदी में हिमालयी नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा होता है, वहीं प्रायद्वीपीय नदी का जल स्तर जो होता है वो हल्का कम होता है हिमालयी नदी से, क्योंकि हिमालयी नदी में बर्फ ग्लेशियर पिघलते जा रहा है और बर्फ लगातार पानी छोड़ते जा रहा है और पानी लगातार बहते जा रहा है। वहीं प्रायद्वीपीय नदी में मौसमी नदी होती है, मतलब जब बरसात होती है तभी इसमें बहुत ज्यादा जल स्तर बढ़ता है। अब एक और चीज है नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना का क्या मतलब है? देखिए, हमने पढ़ा था कि वर्तमान में सरस्वती नदी जो है अस्तित्व विहीन हो गई है। साथ ही साथ में जैसे कि केन बेतवा, शिप्रा नदी, अर्थात ये है कि जो भी नदियां विलुप्त हो रही हैं और जिन नदियों में बांध बनाने की आवश्यकता है बाढ़ से बचने के लिए, उन नदियों को छोटी नदियों में बड़ी नदी का जल लाकर डाल दिया जाता है, जिससे वह नदी पुनर्जीवित हो सके। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक नदी है, ये बहुत पुरातन काल में यहाँ पर बहती थी, परंतु अभी पूरी सूख चुकी है और यहाँ पे जल का नाम मात्र का जल बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ी नदी जो कि यहाँ से बहती आ रही है, उस नदी का पानी यहाँ लाके कलेक्ट कर देंगे। ये नदी तो यहाँ से नीचे बही रही है, लेकिन ये नदी भी जीवित हो जाएगी और ये नदी अपने मार्ग में बहना चालू कर देगी। इसका मतलब है, इसी को कहा जाता है नदी जोड़ो परियोजना। मतलब एक पुरानी नदी को जो निर्जीव अवस्था में पड़ी है उसे पुनर्जीवित करना ही नदी जोड़ो परियोजना कहलाता है। सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन कौन सी नदी की हुई? तो केन बेतवा लिंक परियोजना सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना है भारत की। दूसरी है नर्मदा और शिप्रा नदी जोड़ो परियोजना। बात करते हैं लाभ कौन कौन से हैं नदी जोड़ो परियोजना के। देखिए, पहली बात तो एक जो नदी विलुप्त हो गई थी उस नदी को पुनर्जीवन मिलेगा। रोजगार बढ़ेगा। रोजगार कैसे? जब यहाँ पर काम होगा, जब यहाँ पर काम किया जाएगा तो यहाँ पर मजदूरों की आवश्यकता होगी, जिससे भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही साथ में बाढ़ का खतरा कम होगा, क्योंकि बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा नदी में बांध ना बनने की वजह से होता है, लेकिन हम बांध बना के रखेंगे, पानी को रोक के रखेंगे, जिस कारण से बाढ़ का खतरा कम होगा। मतलब इसके बहुत ज्यादा लाभ है नदी जोड़ो परियोजना के। अब आज का मेन टॉपिक है भारत में झीलें। देखिए, भारत में झीलों की जब बात की जाती है तो स्वरूप देखा जाए तो भारत में दो स्वरूप की झीलें मिलती हैं। एक होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है मानव निर्मित। देखिए, प्राकृतिक झीलें नॉर्मली जो प्रकृति की तरफ से बनती है उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक झीलें। वहीं मानव निर्मित झीलों की बात की जाए तो मानव जो अपनी सहूलियत के लिए बनाता है और हर बांध के पीछे, जो बड़े बांध के पीछे जो छोटी एरिया में जल का संग्रहण हो जाता है, उसे ही मानव निर्मित झीलें कहा जाता है। जब बात करते हैं हम कि भारत में कितने प्रकार की झीलें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो जो झीलें पाई जाती है वो होती है 8 प्रकार की। अब ये 8 प्रकार या 7 प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहली झील होती है विवर्तनिकी झील। देखिए, विवर्तनिकी झील का मतलब क्या है? पृथ्वी के नीचे हमने पढ़ा है कि बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, बहुत सारी प्लेट्स होती है और इन प्लेट्स के खिसकने से, मतलब भूगर्भिक हलचलों के द्वारा जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें ही कहा जाता है विवर्तनिकी झीलें। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? देखिए,
जब विवर्तनी की झीलों की बात करते हैं, देखिए समझिए आप, ये पृथ्वी है ना। पृथ्वी के अंदर में, मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये पृथ्वी का सेंटर हो गया, बाहर वाला भाग, पृथ्वी के अंदर वाले भाग में ये कुछ प्लेट्स बनी हुई हैं, कुछ प्लेट्स हैं। अब इन प्लेट, क्योंकि ये प्लेटें आपस में तैरती हुई रहती हैं, मतलब ये स्थिर नहीं है, हमने पढ़ा था कि ये प्लेट जो है वो स्थिर नहीं होती हैं, ये खिसकती रहती है। तो इन प्लेटों के, मान लीजिए ये दोनों प्लेट के बीच में यहाँ पर गैप आ जाए, यहाँ पर गैप हो जाए, तो यहाँ पे लावा निकलना प्रारंभ हो जाएगा और यहीं से ज्वालामुखी का उद्गम होता है। लेकिन कहीं मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा गैप हो जाए और वहाँ पर एक स्थान बन जाए और जिस स्थान में पानी आके एकत्र हो, उसे ही कहा जाता है विवर्तनी की झीलें। अर्थात कि पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों के द्वारा जिन झीलों का निर्माण किया जाता है उन्हें कहा जाता है विवर्तनी की झील। अगली बात करते हैं लैगून झीलों की। लैगून झीलों का मतलब क्या होता है? देखिए, पृथ्वी में मतलब हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे, अर्थात देखिए भारत में ही समझते हैं हम, भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से जो समुद्र के एरिया से घिरा हुआ है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, एकदम एग्जाम्पल है ये कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आकर मिलती है। यहाँ पर ये अपना बड़ा सा डेल्टा बनाती है, जैसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। अब इस क्षेत्र में यहाँ पे जल आके जल भराव हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्थल खाली रह जाए और यहाँ पे पूरा जल भराव हो। अब देखिए, जो स्थल खाली रह गया था और बाद में यहाँ पे आकर जल भर जाए तो उसे कहा जाता है लैगून झीलें। अर्थात समुद्र तट के किनारे जिन झीलों का निर्माण होता है, ऐसे स्थलखंड जिनमें जल का भराव हो समुद्र के किनारे, उन्हें कहा जाता है लैगून झीलें। हिमानी वायु निर्मित झीलें। देखिए, वायु निर्मित झीलें कहाँ बनती हैं? तो ये मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में बनती हैं। कैसे बनती होंगी? देखिए, ये मान लीजिए ये बहुत बड़ा मरुस्थल का क्षेत्र है जहां पे बहुत सारी रेत है। क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, तो इस क्षेत्र से पूरी रेत उड़कर दूसरे क्षेत्र में आ गई और यहाँ पर इसने एक ऊंचा सा टीला बना दिया, लेकिन ये क्षेत्र खाली हो गया, ये क्षेत्र खाली हो गया और यहाँ पर बारिश हो गई और बारिश ऐसी हुई कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जल का भराव हो गया और आजू बाजू का जो क्षेत्र था वो स्थल थोड़ा सा जीवित हो उठा, मतलब यहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे आ गए और इस साइड में तो रेत है ही, लेकिन यहाँ पर जो झील का निर्माण हुआ उसे ही कहा जाता है वायु निर्मित झीलें, जो मुख्य रूप से मरुस्थल में बनती हैं। वायु से निर्मित हुई क्योंकि वायु से ये झील का जो भाग था, जो रेत था, वो यहाँ से उड़ के बाहर चला गया और जो ये वाला भाग खाली रह गया, वहां पे जब पानी एकत्र हुआ तो उसे कहा जाता है वायु निर्मित झीलें। हिमानी निर्मित झीलों की बात की जाए तो हिमानी निर्मित झीलें कैसे बनती हैं? एक ऐसा स्थल, ग्लेशियर के पिघलने से किसी स्थल खंड में जब झीलों का निर्माण हो तो उसे कहा जाता है हिमानी निर्मित झीलें। हिमानी मतलब ग्लेशियर, हिम मतलब बर्फ और हिमानी मतलब ग्लेशियर के पिघलने से जिन झीलों का निर्माण हो उन्हें कहा जाता है हिमानी निर्मित झीलें। क्रेटर झीलों की बात करते हैं। देखिए, क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी के जो ऊपर का भाग होता है, अर्थात देखिए जैसे कि ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का जो ये मुख होता है, मतलब जो ज्वालामुखी का जो ऊपर का एरिया होता है, यहाँ पर क्योंकि देखिए जो सक्रिय ज्वालामुखी होगा उसमें तो कभी झीलों का निर्माण हो ही नहीं सकता, क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी में सीधे सीधे यहाँ से लावा निकलता रहता है। लेकिन एक ऐसा ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ना हो, अर्थात प्रसुप्त ज्वालामुखी हो, जिससे लावा लगातार ना निकल रहा हो और ना ही लावा बहुत समय तक ना निकला हो, ना ही निकलने की कोई संभावना हो, तो ऐसे ज्वालामुखी के क्रेटर में, मतलब मुख में जब पानी एकत्र हो जाता है बरसात का, तो उसे कहा जाता है क्रेटर झील। ठीक। डेल्टाई झीलें कौन सी होती हैं? डेल्टाई झीलें वे झीलें होती हैं जो कि नदी अपने समापन में, मतलब डेल्टा के पास जिन झीलों का निर्माण करती है उन्हें कहा जाता है डेल्टाई झीलें। गोखुर झील क्या होती है? देखिए, नदी जब सर्पिलाकार अवस्था में बहती है, जैसे कि देखिए ये नदी यहां से निकली और ये सर्पिलाकार अवस्था में बह रही थी, मतलब ऐसे बह रही थी, लेकिन ऐसे बहते बहते इस नदी ने अपना मार्ग हल्का सा परिवर्तित किया और ये नदी यहां से ना मुड़कर अब यहां से मुड़ने लगी। अब जब नदी यहां से मुड़ने लगी तो बहुत सालों तक नदी यहां से मुड़ती रही और ये जो भाग था यहाँ पे जल भराव रहा, लेकिन ये यहां से इस पक्ष से अलग हो गया।
और एक अलग सी ऐसी गोखुर मतलब गौ के खुर के आकार की झील का निर्माण हुआ जिसमें नदी का ही पानी है, लेकिन नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया जिस वजह से यहाँ का पानी अब यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस प्रकार की जो झीलें हैं जिनका निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है गोखुर झीलें। ठीक, अब हमने पढ़ लिया कि भारत में कुल कितने प्रकार की झीलें हैं। तो झीलों के स्वरूप दो प्रकार के, एक है प्राकृतिक झीलें, दूसरी है मानव निर्मित झीलें। पहली हो गई विवर्तनिकी झील, लैगून झील, वायु निर्मित झीलें, हिमानी झील, क्रेटर झील, डेल्टाई झीलें, गोखुर झीलें और कृत्रिम झीलें। अब इन झीलों के एग्जाम्पल देखते हैं कि ये झीलें भारत में कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। देखिए, विवर्तनिकी झील का एग्जाम्पल कौन सा है, क्योंकि हमने पढ़ा कि विवर्तनिकी झील मतलब भूगर्भिक हलचलों से बनने वाली झील अर्थात वुलर झील। देखिए, वुलर झील एक एग्जाम्पल है विवर्तनिकी झील का जो कि जम्मू कश्मीर में है। बात करते हैं लैगून झील की, तो लैगून झील का एग्जाम्पल है चिल्का झील, बेम्बनाट झील और साथ ही साथ में पुलिकट झील। लैगून झील का एग्जाम्पल कौन सी? चिल्का, बेम्बनाट और पुलिकट। देखिए, इसका हो गया वुलर झील, वुलर झील इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका होगा चिल्का, चिल्का झील, बेम्बनाट झील, चिल्का झील हो जाएगा, बेम्बनाट झील हो जाएगा और एक हो जाएगा पुलिकट झील, पुलिकट झील। वायु निर्मित झीलों की बात की जाए मतलब जो मरुस्थल में बनती हैं वो कौन सी झीलें हैं, तो हमने पढ़ा था कि एक है हो जाएगी सांभर झील, दूसरी हो जाएगी डीडीवाना या डिडवाना झील, डिडवाना झील। हिमानी निर्मित झीलों की जब बात की जाती है कि हिमानी कौन कौन सी निर्मित झीलें हैं, तो हो जाएंगी जितनी भी ताल वाली झीलें हैं, मतलब राकस ताल, नैनीताल और सूरज ताल। कौन कौन सी? एक हो जाएगी राकस ताल, दूसरी हो जाएगी नैनीताल, नैनीताल और तीसरी हो जाएगी सूरज ताल। बात करते हैं क्रेटर झील की, तो क्रेटर झील मतलब ज्वालामुखी के मुख पर जो झीलें बनी होंगी वो होंगी क्रेटर झील। कौन सी झील है? तो एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। कहाँ से है? तो लोनार झील है महाराष्ट्र की। डेल्टाई झीलों की बात की जाए तो डेल्टाई झीलों का एग्जाम्पल, डेल्टाई झील का कोई खास एग्जाम्पल नहीं है। गोखुर झील की बात की जाए तो बिहार की जो कनवर झील है, बिहार की जो कनवर नदी है उस पर बनी हुई जो झील है उसे कहा जाता है गोखुर झील। कृत्रिम झील की बात की जाए तो जैसे कि गोविंद सागर पंत जो झील है वो कृत्रिम झील का एग्जाम्पल है। ऐसे प्रकार के हमें बहुत सारे एग्जाम्पल अलग अलग झीलों के बारे में मिल जाएंगे। देखिए, एक सेपरेट वीडियो हम सिर्फ झील के बारे में लाएंगे कि कितनी ज्यादा झीलें जो है वो महत्वपूर्ण है भारत में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम झीलों को कवर करेंगे।